हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम है एंड मैं आपका बायोलॉजी मेंटर हूँ। आज मैं आपसे जो चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे पहले से टॉपिक लिखा हुआ है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको अगर मैं रिपीट कर दूं तो उससे आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो। रिपीट करने पे कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे बोल दिया कि आप एक घर बना रहे थे, तो घर के लिए आपने सबसे पहले क्या ली? ब्रिक ली। ब्रिक का मतलब आपने एक ईंट ली। जब आप एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ साथ जोड़ते जाओगे तो आपका पूरा का पूरा एक वॉल फॉर्म हो जाएगा। और आपको जैसे कि पता है कि वॉल एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बायोलॉजी की टर्म्स में बात करूं तो बायोलॉजी की टर्म्स में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्या समझते हैं? तो सेल क्या है? सेल आपके पास ह्यूमन बॉडी का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या तो ह्यूमन बॉडी का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट होती है। ये आपके पास चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी के सब के अंदर ये सेल प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सेल के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, फिर सेल का काम क्या होता है, तो मैंने आपसे बोल दिया कि ये जो लाइफ आप जी पा रहे हैं, ये लाइफ आप इसीलिए सरवाइव कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास सेल है। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि सेल से आपका क्या-क्या बना हुआ है, तो मैंने आपसे बोल दिया कि जो सेल है, जब आप एक ग्रुप ऑफ सेल्स को आपस में कंबाइन करते हो विद स्पेसिफिक फंक्शन एंड स्पेसिफिक शेप, तो आपका टिश्यू बनता है। क्या बनता है? आपका टिश्यू बनता है। अच्छा, जब आप बहुत सारे टिश्यूज को एक साथ ज्वाइन कर देते हो या फिर बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, तो उस टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि कई सारे ऑर्गन्स मिलके आपके पास एक कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की बात मान रहा है, दूसरा ऑर्गन तीसरे ऑर्गन की बात मान रहा है, तो ये सब मिलके आपके पास एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। उस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया आपके पास एक ऑर्गन सिस्टम अगर किसी बॉडी के पास है और वो भी वेल डेवलप्ड है, तो ऑर्गन सिस्टम को मिला मिला के आपके पास बनता है ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करता हूं ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, मैंने आपसे बोल दिया कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या करते हैं? पॉपुलेशन खड़ी करते हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन खड़ी करते हैं। अच्छा, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर अलग अलग क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। अच्छा, तो मैंने आपसे बात कर दी, अभी तक आप सीख चुके हो कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल एक्चुअली में दिखता कैसा है, तो मैं अभी आपको एक सेल का रफ डायग्राम बना के दिखाता हूं कि सेल दिखता कैसा है। ठीक है, तो मैंने आपके पास बोल दिया सेल के पास एक लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुझे कंट्रोल करना है तो उसके पास उसका ब्रेन होता है, इसी तरीके से ये सेल भी लिविंग है तो इसके पास भी इसका खुद का ब्रेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इस पूरे के पूरे सेल्स की हर एक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसी तरीके से इस सेल को काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। और इस एनर्जी को कौन प्रोवाइड करवाता है? तो इसके अंदर एक और सेल ऑर्गेनल होता है, ये सेल का पार्ट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अच्छा, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है या फिर आपका कहीं इंफेक्शन हो जाता है, आपकी बॉडी उस इंफेक्शन को रिपेयर करती है, इसी तरीके से ये जो सेल होता है अगर इसको भी कभी इंफेक्शन हो जाता है तो इसको प्रोटेक्ट करता है। इसका लाइसोसोम क्या प्रोटेक्ट करता है? लाइसोसोम नाम का एक ऑर्गेनल होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? तो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे खतरनाक एसिड भरे हुए होते हैं जिसकी मदद से ये पूरे सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। अच्छा, मैंने आपसे बोल दिया जब आप खाना खाते हो, आप तो एक और ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जो कभी भी मूव करके खाना खा सकते हो, इसी तरीके जो सेल होते हैं, सेल के अंदर कुछ स्टोर रूम्स होते हैं जिनके अंदर वो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इन वैक्यूल्स के अंदर आपका रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ होता है। अच्छा, ये आपके पास एक नॉर्मल बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेल का। यहां तक कोई भी दिक्कत शायद से आपको नहीं होगी। ठीक है, स्टॉप कर दो भाई। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम जानेंगे सेल्स के बारे में डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? सेल को खोजा ही किसने था? तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? अगर हम एक डेड सेल की बात करते हैं, डेड सेल की खोज आपकी किसने करी थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कॉर्क लिया था एक। ठीक है,
कॉर्क को इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि इन्हीं का ही बनाया हुआ था उसके अंदर इन्होंने एग्जामिनेशन किया था और इसके बाद उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखे थे, कैसे हेक्सागोनल टाइप के स्ट्रक्चर दिखे थे और इसी स्ट्रक्चर को उसने या फिर इसी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था इसी स्ट्रक्चर को उसने नाम दिया कि ये चीज हम इसको सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूं कि ये चीज तो आपकी डेड सेल की हो गई, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपकी लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी ना, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने ह्यूमन चीक सेल का एग्जामिनेशन किया था, ह्यूमन चीक सेल का एग्जामिनेशन किया था और इन्होंने क्या किया था, इनके आने तक इनके पास वेल डेवलप्ड आपके पास माइक्रोस्कोप आ चुका था, तो इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी करी थी या फिर न्यूक्लियस को भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत शायद से आपको नहीं होगी, और दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब मैंने आपसे बोल दिया कि आपने डिस्कवरी पढ़ ली, लिविंग और डेड की डिस्कवरी पढ़ ली, अब हम बात करते हैं सेल की आउटर लेयर के बारे में। ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया कि आउटर लेयर क्या क्या होती है। अब मैंने ऑर्गेनिज्म के तौर पे अभी के लिए मैं दो लोगों की बात करूंगा, एक प्लांट की और एक एनिमल की। मैंने आपसे बोल दिया कि आउटर लेयर प्लांट्स के अंदर क्या होती है और एनिमल्स के अंदर क्या होती है, तो अभी हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते एनिमल्स की तरह, मैं इधर जा सकता हूं, मैं उधर भी जा सकता हूं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांट के पास एक आउटर वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और जो सेल वॉल है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से जो प्लांट सेल होते हैं वो कभी इधर उधर मूवमेंट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं एक एनिमल सेल की बात करता हूं तो आपके पास एक एनिमल सेल के पास आउटर लेयर में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। अब आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन अगर आपके पास है और सेल वॉल नहीं है आपके पास, तो हम कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल, मैं ऊपर हाथ जोड़ सकता हूं, नीचे कर सकता हूं, हाथ पैर हिला सकता हूं, कोई भी काम कर सकता हूं। किसकी वजह से? क्योंकि मेरे जो सेल्स है उनके जो सबसे आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मैंने आपसे बोल दिया कि एक्चुअली में अब मैं एक सेल का डायग्राम बनाता हूं और उसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर और क्या क्या चीजें होती है। अच्छा, मैंने आपसे बोल दिया कि आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, और ये एक प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल की आउटर कवरिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस आउटर कवरिंग का नाम क्या होता है? सेल वॉल होता है। अच्छा, अब इसके पास सेल वॉल है तो ऐसी बात नहीं कि इसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में पाई जाती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। अच्छा, मैंने आपसे बोल दिया कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये चीज आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूं कि हर एक सेल के पास अपना खुद का दिमाग होता है। एज इट इज जो प्लांट सेल है इसके पास भी अपना खुद का दिमाग है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अच्छा, मैंने आपसे बोल दिया कि इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस में क्या भरा होगा? तो इस खाली स्पेस में भरा होता है इस सेल का साइटोप्लाज्म। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। ठीक है, अभी मैं हर एक चीज को ब्रीफ में लेके जाऊंगा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होती क्या है। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं बात करता हूं तो इसी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है एक बड़ा सा वैक्यूल। ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर ही मिलता है, एक बड़ा सा वैक्यूल इसके अंदर मिलता है। अच्छा, और उसके बाद बात करता हूं, अगर इसके बाद बात अच्छा, तो इसके अंदर एक वैक्यूल पड़ा होता है, वैक्यूल के अंदर आपके पास फूड स्टोर होता है। ठीक है, जो रिजर्व मटेरियल होता है वो स्टोर होता है। अच्छा, ये जो सेल है इसके पास खुद का सुसाइड बैंक भी होता है जिसको लाइसोसोम बोला जाता है। ये इस सेल का लाइसोसोम है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बोल दिया चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों को प्रोटीन्स की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन्स क्या करता है? प्रोटीन्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में। ठीक है, तो मैंने आपसे बोल दिया कि इसके अंदर प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? तो राइबोसोम आपके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि इस सेल के पास और क्या होता है, राइबोसोम, ये तो फ्री वाले राइबोसोम हो गए। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि और आपके पास पैक्ड राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। न्यूक्लियस के साथ में ही आपके पास एक ईआर जुड़ा हुआ होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो एक नेटवर्क से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो दो तरीके का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। अब आपके पास अगर मैंने इसमें दो ये जो डॉट बनाए हैं, राइबोसोम अटैच्ड है, ये फ्री राइबोसोम नहीं है, ठीक है। इस साइड को आप बोलोगे RER है ये, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और जो ये वाली साइड है इसको आप बोलोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी राइबोसोम नहीं लगा हुआ। अब